नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें हम पहली खबर आपको दिल्ली से दिखाएंगे, जहां नई सरकार में जेपी नड्डा के शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही दूसरी खबर आपको दिखाएंगे नीट एग्जाम से जुड़ी हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। तीसरी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां मंत्रिमंडल गठन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं चौथी खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी ने रोजगार पर बड़ा प्लान तैयार किया है। पांचवी और आखिरी खबर आपको छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से दिखाएंगे, जहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो 2 बजे की ये 5 बड़ी खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 5 बड़ी खबर में पहली खबर भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन किया जा रहा है और कौन वो चेहरा होगा इसको लेकर तलाश की जा रही है। साथ ही दूसरी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एनटीए को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है और नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जवाब मांगा गया है। तीसरी खबर में आपको महाराष्ट्र की सियासत में तेज हुई महाभारत को लेकर चर्चा करेंगे और चौथी खबर जहां रोजगार को लेकर सीएम योगी का नया प्लान तैयार है। और पांचवी और आखिरी खबर बलौदा बाजार में जमकर हिंसा देखने को मिली है। 100 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी गई है और 100 लोगों के करीब हिरासत में भी ले लिए गए हैं। और अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। पहली खबर आपको दिखाएंगे, जहां नरेंद्र मोदी ने रविवार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नई सरकार में जेपी नड्डा के शामिल होते ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। और अब चर्चा नए नामों को लेकर भी है कि कौन पार्टी की कमान संभालेगा। पहले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जो नाम चर्चा में रहे, उन्हें अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। यानी जिन नामों की चर्चा पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो रही थी, उनको अब मंत्री बना दिया गया है। तो उन नामों के ऊपर तो पूर्ण विराम लग गया है, लेकिन इस पद के लिए अब 2 नामों की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल के नाम पर जमकर चर्चा है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने से पहले राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वे बिहार के प्रभारी भी हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान कई प्रमुख जिम्मेदार संभाल रहे हैं। और इधर सुनील बंसल जब यूपी के प्रभारी थे, तब उनके काम की काफी चर्चाएं हुई हैं। यानी काम के मामले में यहां पर दमदार दिखाई दिए हैं। और यूपी के बाद बंसल को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान बंसल ने देश भर में कॉल सेंटर को भी संभाला और फीडबैक एकत्रित किया और जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री की शपथ भी नरेंद्र मोदी ने ले ली है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की कमान कौन संभालेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और तलाश भी एक नाम की जा रही है। तमाम नाम चर्चा में। फिलहाल क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर बनी हुई है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब जो भाजपा अध्यक्ष है जेपी नड्डा, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जब तक नए पद जो है उस पर नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक जो है वो जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जब तक नियुक्ति नहीं हो जाएगी वो पद जो खाली नहीं रहेगा, उस पर जेपी नड्डा ही रहेंगे। लेकिन तमाम जो नाम है ऋषभ, उनके जो है वो नाम सामने आने लगे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से विनोद तावड़े महासचिव है बीजेपी के, जाना माना चेहरा है, युवा चेहरा है, काफी एक्सपीरियंस भी है। और बीएल संतोष के बाद जो है वो विनोद तावड़े का नाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है। वही स्मृति ईरानी का नाम जो है वो भी चर्चा में है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी से जो है उनको करारी हार मिली है और कोई मंत्रालय भी उन्हें अभी नहीं दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष पद की अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी का नाम जो है ऋषभ वो भी चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से जो राज्यसभा सदस्य है भैरव सिंह, उनके शिष्य है ओम, उनका भी जो नाम है वो चर्चा में है। वो चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वो जाना माना चेहरा भी है और वो अपनी मुस्कुराहट के लिए जाने जाते हैं। हर बात वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ रखते हैं, बड़ी मुखर होकर वो अपनी बात रखते हैं और अच्छे वक्ता भी है। तो ओम माथुर भी जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की दौड़ में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पे फोकस किया जा रहा है वो विनोद तावड़े है। और उसके बाद जो है वो बीएल संतोष जो है वो भी माफ कीजिएगा सुनील बंसल जो है उनका भी नाम जो है वो शामिल है। तो ये तमाम नाम है जिनकी चर्चाएं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से जो सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है, उसमें स्मृति ईरानी पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है विनोद तावड़े के साथ, क्योंकि स्मृति ईरानी को अब तक कोई पद नहीं मिला
और जिस तरीके से वो बीजेपी से लंबे समय से जुड़ी हुई है, पहले वो कांग्रेस में थी, हमने देखा था, लेकिन बीजेपी में जब वो शामिल हुई, इस बार उन्हें बेशक करारी हार मिली हो, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए विनोद तावड़े और सुनील बंसल पर तो लगातार चर्चा है, लेकिन स्मृति ईरानी का आप जिक्र कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी ये देखने को मिलती है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की स्थिति नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और जिस पर आज सुनवाई भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों पर अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। बता दें कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को परिणाम आया था और उसी को लेकर कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा है और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं परीक्षा की बात करें तो परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया गया है, लेकिन अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, तभी यह फैसला होगा। क्या कुछ इसमें मंथन होता है, क्या कुछ याचिका में कहा गया, उसके बाद ही 8 जुलाई को फैसला किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, नीट परीक्षा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और एनटीए से जवाब तलब किया गया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी? तो बात करें नीट यूजी परीक्षा को लेकर कई आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तेलंगाना के रहने वाले शेख मोहम्मद फैज ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी नीट परीक्षा को लेकर, उन्होंने याचिका में कहा था कि तुरंत जो है इस पे रोक लगा देनी चाहिए और काउंसलिंग जो सबसे बड़ा सवाल है, काउंसलिंग को पर रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाई है। फिलहाल 5 जून को जिस तरह से नतीजे आए थे उसको लेकर कई सवाल परीक्षा को लेकर खड़े हुए, काउंसलिंग को लेकर खड़े हुए हैं। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग की है। 8 जून को जिस तरह कोर्ट ने आदेश दिया, 8 जून तक उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जिस तरह रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट आगे क्या संज्ञान लेगा। निश्चित तौर पर देखिए, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो कही है कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई हैं उससे नीट की परीक्षा की जो गड़बड़ियां हैं उनके चलते विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में जवाब तलब किया गया है, लेकिन जो भी काउंसलिंग को रोकने से या फिर परीक्षा रद्द करने से इनकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्या आगे वो स्थिति बन सकती है जब इन परीक्षा को रद्द किया जा सके? क्योंकि जो छात्र हैं काफी आक्रोश है और उन्होंने बड़ी कहीं कि इस पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। यार जब बात करें छात्रों की, तो छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नीट परीक्षा का पेपर जिस तरह से लीक होने की बात सामने आ रही है, इसको लेकर जिस तरह से याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है उस रिपोर्ट के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की क्या आदेश रहेंगे आगे। फिलहाल 8 जून को जिस तरह की तारीख दी गई है उस तारीख में जो सुनिश्चित किया जाएगा, जो रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल मेडिकल के लिए एक बड़ा झटका है, पेपर लीक होने की बातों को लेकर सोशल मीडिया पे काफी चर्चा जिस तरह नजर आ रही है। और बात करें अगर छात्रों की, तो छात्रों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रों का कहना है काउंसलिंग पे तुरंत रोक लगा देनी चाहिए, दोबारा एग्जाम देने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कोई आदेश नहीं दिया है जिससे जो है दोबारा से एग्जाम दिए जाए। निश्चित तौर पर देखिए, छात्रों ने तो लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार किया है। क्या कुछ फैसला 8 जुलाई को होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। सबसे ज्यादा नजर महाराष्ट्र में कुछ महीनों के बाद होने वाले चुनाव पर रहेगी, जहां इस बार महाविकास अघाड़ी ने आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस वक्त यदि प्रदेश में किसी नेता के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बात की जा रही है, तो उसका नाम अजीत पवार है, जिनके एनडीए सरकार से नाराज होने की चर्चा मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। और सूत्रों के हवाले से मीडिया
में कुछ दिन पहले खबर आई थी कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के एनसीपी गुट के करीब 10 से 15 विधायक शरद पवार खेमे के संपर्क में हैं। यानी जिस एनसीपी के 2 गुट हैं, एक अजीत गुट है और एक शरद गुट है, तो शरद गुट के संपर्क में 10 से 15 विधायक अजीत गुट के हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह की खबर से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दरअसल किसी पार्टी का नाम लिए बिना एनसीपी शरद पवार कि प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा था कि कई नेता उनके संपर्क में हैं। इससे सियासत भी गरमाई है और तमाम तरीके से एनसीपी अजित में अब विरोधाभास के बयान भी देखने को मिलने लगे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, मुंबई में और खासकर महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से लगातार चर्चाएं होती आई हैं, अब एक बार फिर महाभारत देखने को मिल रही है। अजीत पवार को लेकर काफी चर्चा है, पार्टी से एनडीए से नाराज चलने की चर्चा है, कैबिनेट के पद की मांग की थी लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया, उससे वो नाखुश नजर आए और कैबिनेट पर अड़े हुए हैं। और साथ ही कई चर्चाएं ये है कि शरद पवार की जो एनसीपी है उनके संपर्क में अजीत के तमाम विधायक बताए जा रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है और साथ ही क्या कुछ कहना अजीत पवार गुट का है? चिंगारी लग चुकी है, अब चिंगारी आग में तब्दील हो गई है। मैं कल ही आपको जब खबर कर रहा था तो बता रहा था कि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं और राज्य स्वतंत्र मंत्री का जो प्रभाव मिल रहा था उनको कैबिनेट तक उनको चाहिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री चाहिए था, तो सीधा सीधा बीजेपी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसके बाद चिंगारी फैली और आग का रूप ले लिया है। और अब देखा जा रहा है कि एनसी अब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की तारीफ करने लगे हैं। उन्होंने बड़ी तारीफ करने से उससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में विधानसभा ये दोनों मिलकर भी लड़ सकते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो बीजेपी पिछली लोकसभा में इस लोकसभा में ही उसको डेंट लग चुकी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। अगर विधानसभा आने वाले विधानसभा में उसको बहुत बड़ा डेंट लगता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जिस तरह उद्धव ठाकरे भी उधर से मजबूत होते जा रहे हैं, एक साथ शिंदे की भी 8 से 10 एमएलए उनके संपर्क में है और शरद पवार के संपर्क में अजीत पवार के। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये संपर्क सूत्र का खेल कितना आगे दिखाई देगा ये तो दिलचस्प होगा ही, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार एक बात कह रहे हैं कि वो कुछ भी हो जाए एनडीए के साथ बने रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये हैं जब पार्टी के 25 साल पूरे हुए तो शरद पवार अजीत पवार की तारीफ करते नजर आए हैं कि कैबिनेट का पद पर अड़े हैं, एक अपनी कहे कि वैल्यू बनाकर रखा उन्होंने, तो उसको लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। और अजीत भी कह रहे हैं कि पार्टी के लिए शरद पवार ने काफी कुछ किया है, पार्टी को बनाए रखा, उनकी तारीफ करते भी नजर आए। तो ये बातें कहां संदेश दे रही है, क्या कुछ इशारा कर रही हैं? राजनीति में कुछ भी एक तरफा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा इतनी देर से हम 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, किसने कहने की बात अलग होती है या करने की बात अलग होती है। जब भी जिस पार्टी की जहां भी उनको अपना हित दिखता है वो करते हैं। तो ये कहना तो एनडीए की तारीफ कर रहे हैं, कब भी एनडीए की तारीफ करते हुए कब ये निकल जाए पता नहीं। जैसे ही पहले विरोध किया करते थे, आज से 6 महीने पहले जब एनडीए में शामिल नहीं हुए थे, पहले एक तरफा एनडीए के खिलाफ लड़के ही अपनी राजनीति को बढ़ाती है अजीत पवार और कांग्रेस और यूपीए सरकार के संग मिलकर काम किया करते। यूपीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो ये कहना तो बेकार है कि किसकी तारीफ हो किसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो फिर से एक बार खिचड़ी पक रही है, जो हम कहा करते थे, एक शब्द कहा करते थे लोकसभा चुनाव में कि महाराष्ट्र में खिचड़ी पक रही है, अब विधानसभा में भी खिचड़ी पक रही है। कौन कहाँ जाएगा ये देखने लायक होगा कि किसके। लेकिन बिल्कुल राहुल, एक महत्वपूर्ण सवाल और कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर खाने में क्या कुछ चल रहा है, कैसे इनको मनाया जाए या फिर जो भी स्थिति है उसको ठीक किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बीजेपी के अंतर खाने में चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो मामला है वहां भी कहना चालू हो गया है। जिस तरह से ये अलायंस बनाई गई तो कहीं ना कहीं टिकट कटेगी, सीट बंटवारे होंगे, तो बीजेपी की जो सिटिंग एमएलए उनकी टिकट कटेगी तो वो नाराज होंगे। तो अंदेशा लगा रहे हैं कि अगर इस तरह से अलायंस अगर आएंगे तो हमारी टिकट कटेगी, तो उनकी यहाँ भी आग से लगना शुरू हो गई है। और 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं नैतिकता के आधार पर रिलायंस देगा। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की दिखाई देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र में सियासी महाभारत शुरू हो गया है और लगातार तमाम चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा जो स्थिति एनसीपी में अजीत गुट की एनसीपी में बनी हुई है, जो मांगे उनकी है, पर जो असहमति का दौर दिखाई दिया है वो आगे कहां का रुख इख्तियार करेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के कई जिलों में दशकों से बंद पड़ी उद्योगों की जमीनें जो बंजर हो चुकी हैं, वहां कबाड़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब ऐसी जमीनें युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बन सकेगी। राज्य सरकार ऐसी खाली पड़ी जमीनों पर नए उद्योग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और आईटी सिटी, आईटी पार्क,
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएगी। इसके लिए इंडस्ट्रीज को लेकर भी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रदेश के सभी इंडस्ट्रियल प्राधिकरणों को सीक इंडस्ट्री की जमीन बड़े उद्योग लगाने वाली इंडस्ट्री को दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के कई जिलों में दशकों से बंद पड़ी उद्योगों की जमीन जो अब बंजर हो चुकी है, वहां कबाड़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब ऐसी जमीनें युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बनेगी। राज्य सरकार ऐसी खाली पड़ी जमीनों पर नए उद्योगों जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, IT सिटी, IT पार्क, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएगी। इसके लिए इंडस्ट्री विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के सभी इंडस्ट्रियल प्राधिकरणों को सीक इंडस्ट्री बंद पड़े उद्योगों को चिन्हित कर उनकी जमीन बड़े उद्योग लगाने वाली इंडस्ट्री को दी जाएगी और इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दी जा सके। सीक इंडस्ट्री की जमीनों पर नए उद्योग लगाने के साथ साथ सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऐसी जमीनें भी चिन्हित करने के लिए कहा गया है जिन पर आवंटन होने के कई साल बीत जाने के बाद भी इंडस्ट्री नहीं लग सकी है। तो कुल मिलाकर रोजगार पर फोकस यहां पर यूपी सरकार कर रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, जिस तरीके से यूपी सरकार अब खासकर योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए हैं, अब रोजगार को लेकर भी तमाम प्लान बनाया है, तैयारियां की हैं और जो बंजर पड़ी जमीनें हैं वो अब रोजगार का अवसर भी प्रदान करेंगी। क्या कुछ सीएम का प्लान है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? 2024 के रिजल्ट और रुझान आने के बाद लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो एक्शन मोड में आज भी कैबिनेट बैठक की है और 41 जो प्रस्ताव है उसके तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने मोहर लगाई जो प्रदेश के विकास के लिए जरूरी थी। वही क्योंकि रिजल्ट काफी खराब है, युवा रोजगार को लेकर परेशान है, जिसकी वजह से सीटें कम आई है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। तो इस मुद्दे पर अब योगी आदित्यनाथ जो है वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। यूपी की कई जिले जो दशकों से जो वहाँ पे जमीनें हैं जो बंजर पड़ी थी, वहाँ उद्योगों की जमीन अब जो है वहाँ पे लगेगी। कबाड़ के अलावा कुछ नहीं, अब ऐसी जमीनें युवाओं के लिए रोजगार का एक जरिया बनेगी। राज्य सरकार ऐसी जो खाली जमीनें पड़ी है प्रदेश के तमाम जिले में, वहाँ पे नए उद्योग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, IT सिटी, IT पार्क, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी चीजें लगाएगी जिससे वहाँ पे इंडस्ट्री विभाग का एक प्रारूप तैयार हो और लोगों को रोजगार मिल सके और प्रदेश के सभी इंडस्ट्रियल प्राधिकरणों को सीक इंडस्ट्री को चिन्हित करके उसकी जो जमीन है बड़े उद्योग लगाने वाली इंडस्ट्री को दिया जा रहा है जिससे कि वहाँ पे व्यापार उद्योग शुरू हो सके और प्रदेश के जो युवा निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम हुए, आपने जिक्र किया कि जो मंथन हुआ है और अब रोजगार हो या तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है उस पर अब सरकार फोकस कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली और 5वीं बड़ी खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने हिंसा और आगजनी के आरोप में 60 से 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 10 जून को इस भीड़ ने जिला कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की और बिल्डिंग में आग भी लगा दी गई थी। इस पूरी घटना में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और प्रदर्शनकारी इतने उग्र थे कि उन्होंने CCTV कैमरे भी तोड़ गिराए। दरअसल 17 मई को सतनामी समुदाय द्वारा पूजित जैत खंभ को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था, जिससे समुदाय में व्यापक आक्रोश भी देखने को मिला और जैत खंभ बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में पवित्र अमर गुफा के पास स्थित है। इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंताजनक बताया है, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने DGP को तलब किया है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें, जहां नीट पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सियासत भी गरमाई है, साथ ही महाराष्ट्र में महाभारत देखने को मिल रही है और इसके अलावा तमाम तरीके से सियासी रूप से वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।